हेलो वेलकम यू ऑल गाइज इन अनदर लेक्चर ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें जो हम लोग पढ़ रहे थे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था एप्लीकेशन ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन में, जिसमें कि हमने ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट के डिफरेंट एप्लीकेशन के बारे में बात की थी, राइट। जहाँ पे हमने एसिडिक स्ट्रेंथ देखा था, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के कैरेक्टर्स को देखा था। नाउ अब हम लोग बात करेंगे केमिकल इक्विवेलेंस की। ये तीसरा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, राइट। तो देखिए बहुत ही शानदार और जबरदस्त सा कॉन्सेप्ट है। यहां क्या बोलते हैं, सपोज कोई रिएक्शन आपका ए है प्लस बी है, वो मिलके क्या बना रहा है, सी प्लस डी, राइट। कोई दिक्कत? तो ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कहता क्या है कि अकॉर्डिंग टू लॉ, अगर हम बात करें यहां पे अकॉर्डिंग टू लॉ, हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी, और यही बराबर होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डी, राइट। दैट मीन जितना इक्विवेलेंट ए यूज होगा उतना ही इक्विवेलेंट बी यूज होगा, और उतना ही इक्विवेलेंट सी यूज होगा, और उतना ही इक्विवेलेंट क्या होगा, डी होगा, राइट। तो इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी स्पीशीज रिएक्ट कर रहा है तो हर एक रिएक्टेंट का ग्राम इक्विवेलेंट आपस में बराबर होगा किसके, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट के, राइट। तो आपका कोई भी दो स्पीशीज पिक कर लो, उसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सबका क्या होता है, बराबर होता है। क्लियरली है, कोई डाउट नहीं है। तो अब देखिए इससे क्या होगा कि हमें रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती। जैसे आपको मोल्स में पता है, एग्जांपल पे अगर हम ले लें, यहां पे मान लो आपको दे देता हूं N2 प्लस 3H2 मिलके क्या बना रहा है, 2NH3। तो यहां हम क्या बोलते हैं, 1 मोल नाइट्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन क्या होगा, इक्विवेलेंट टू 3 मोल हाइड्रोजन के, और यही इक्विवेलेंट क्या होगा, 2 मोल्स ऑफ NH3, राइट। तो हमें पता है कि नाइट्रोजन के 1 मोल की जरूरत पड़ने वाली है, हाइड्रोजन के 3 मोल की जरूरत पड़ने वाली है, जबकि अमोनिया के 2 मोल की जरूरत पड़ने वाली है। तो आपके लिए रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। अगर ये रिएक्शन मान लो बैलेंस नहीं है, तब हम नहीं बता सकते हैं कि ये 1 मोल होगा, ये 1 होगा, 2 होगा, राइट। तो इस केस में आपको रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस यूज करें, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, तो अगर हम लोग लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस यूज करेंगे तो यहां से लिख सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ N2 किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन, और यही किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NH3, राइट। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि चाहे कोई रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, सबका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, बराबर होता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, राइट। तो इसमें समझ में आ गया कि कोई भी रिएक्शन हो सबके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होते हैं। लेकिन अगर हमको मोल्स के टर्म में अगर लिखना हो, देन हमें क्या होगा, पता होना चाहिए, रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, राइट। अगर आप मोल्स के टर्म में लिखते हो, इसका मतलब क्या होगा, रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। लेकिन जैसे ही हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस यूज करेंगे तो यहां पे आपको ध्यान रखना, नो नीड टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। अब आप खुद समझ सकते हो रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि हर एक रिएक्टेंट का ग्राम इक्विवेलेंट, हर एक प्रोडक्ट के ग्राम इक्विवेलेंट सब क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं, राइट। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम लोग फाइंड कैसे करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स तो फाइंड करने के लिए हमने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, बट हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए इसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये क्या होता है, आपको गिवन वेट बाय
इक्विवेलेंट वेट। क्या होता है? गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, राइट। तो ये क्लियरली हम आसानी से पता कर सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, राइट। तो एक तो तरीका ये हो गया कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, राइट। क्लियर है। अब दूसरा तरीका आपने कभी पढ़ा होगा, अगर हम बात करें नॉर्मेलिटी की, तो नॉर्मेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये किस में रहना चाहिए? इन लीटर में, राइट। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला पता है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इनटू नॉर्मेलिटी। तो सबसे तो पहला फॉर्मूला क्या हो गया? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। दूसरा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अपने पास क्या आ जाएगा, राइट गाइस। तो तुम यहां से आसानी से देख सकते हो कि दूसरा जो है फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये आपका क्या होता है? नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। क्या होता है? नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, राइट। क्लियरली है। तो दूसरा तरीका अपने पास यह भी है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का। और तीसरा इंपॉर्टेंट तरीका होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये होता है आपको नंबर ऑफ मोल्स इनटू वी फैक्टर, या बहुत बार जो वी फैक्टर है, राइट, उसको नॉर्मेलिटी फैक्टर भी बोला जाता है या एन फैक्टर भी बोला जाता है, राइट। तो ये क्लियरली है। तो अब देखिए, एक तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या होगी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में हमें इक्विवेलेंट वेट पता होना चाहिए। गिवन वेट तो पता है, लेकिन इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करता है? तो यहाँ पे भी एक फैक्टर काम करता है जिसको नॉर्मेलिटी फैक्टर या वी फैक्टर बोलते हैं। उसके अलावा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के लिए अगर नंबर ऑफ मोल्स दिया हो तो बैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देता है। तो अपने पास तीन तरीका हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का। सबसे पहला गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, दूसरा नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, और तीसरा नंबर ऑफ मोल्स इनटू बैलेंसी फैक्टर, राइट। और आपको यहां पे पता है कि इक्विवेलेंट वेट हम लोग कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट वेट होता है आपका मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट बाय वी फैक्टर, राइट। तो अब देखिए, आपको इक्विवेलेंट वेट भी अगर फाइंड करना है, अगर हम पहले तरीके से, राइट, ध्यान से देखो, अगर हम लोग पहले तरीके से निकालते हैं, दिस इज योर वी फैक्टर, तो अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स, राइट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपने पहले तरीकों को यूज करते हैं, तो यहाँ इक्विवेलेंट वेट हमें पता करना होगा। और अगेन इक्विवेलेंट वेट पता करने के लिए आपको वी फैक्टर या नॉर्मेलिटी फैक्टर पता होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला जो अपने पास है वो हमने देखा नॉर्मेलिटी वाला फॉर्मूला यूज किया, राइट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे आता है? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तीसरा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का तरीका है नंबर ऑफ मोल्स इनटू बैलेंसी फैक्टर। तो इन तीनों फॉर्मूला में एक टर्म बार बार कॉमन आ रहा है, वी फैक्टर। देखिए, इसका पूरा नाम जो होता है बैलेंसी फैक्टर होता है। क्या होता है? बैलेंसी फैक्टर। या इसका एक और नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एन फैक्टर, राइट। ये आपका नॉर्मेलिटी फैक्टर कहलाता है, राइट। तो अलग अलग नाम होते हैं, नॉर्मेलिटी फैक्टर या आपका बैलेंसी फैक्टर। तो इसी को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करना सीखेंगे कि किसी भी स्पीसीज का नॉर्मेलिटी फैक्टर या बैलेंसी फैक्टर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास क्या होने वाला है? हाउ टू कैलकुलेट एन फैक्टर और बैलेंसी फैक्टर। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, राइट, कि हम लोग नॉर्मेलिटी फैक्टर या बैलेंसी फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तब यहां पे आएगा आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट, कि ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है। कोई दिक्कत? तो चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को समझते हैं या इसके सम सेट ऑफ रूल्स को देखते हैं। तो सबसे जो पहला है, राइट, खास करके आप जब बात करोगे किसी भी एसिड या बेस के लिए, फॉर एसिड एंड बेस, राइट, तो सबसे पहला हम लोग क्या देखेंगे? फॉर एनी एसिड और
बेसिस। तो देखिए जो आपका एसिड के लिए होता है, एसिड के लिए जो नॉर्मलिटी फैक्टर होगा वो उसकी बेसिसिटी होगी। क्या होगी? बेसिसिटी होगी, या इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ डोनेटेबल H+। उसी को क्या बोलते हैं? बेसिसिटी। दैट मीन्स क्या होगा? आपको पता है एसिड क्या करता है? H+ डोनेट करता है, तो जितना वो H+ डोनेट कर पाएगा उसका वैलेंसी फैक्टर, किसी एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा? उसकी बेसिसिटी। अगर हम बेस की बात करें, कोई बेस है राइट, तो उसके लिए वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा नंबर ऑफ डोनेटेबल OH-। तो पता है बेस क्या डोनेट करता है? OH- डोनेट करता है, इसलिए उसके लिए जो वैलेंसी फैक्टर है वो क्या होगा? कितना OH- डोनेट कर सकता है, राइट। तो चलिए अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करें हम लोग, तो पता है जैसे H2SO4 दे दिया गया, राइट। मान लो आपको HCl दे दिया गया, HNO3 दे दिया गया, H3PO4 दे दिया गया, H3PO3 दे दिया गया। सिमिलरली आपको मान लो H3PO2 दे दिया जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें वैलेंसी फैक्टर की, तो कितना होगा? ये 2 H+ डोनेट कर सकता है, 2 होगा। यहाँ पे आपका वैलेंसी फैक्टर 1 हो जाएगा, राइट, एक H+ डोनेट कर सकता है। HNO3 की बात करें तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर 1 आ जाएगा। H3PO4 की बात करोगे तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर 3 आएगा, ये 3 H+ डोनेट कर सकता है। अगर H3PO2 की बात करें तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर आपका 2 होता है और यहाँ पे आपका वैलेंसी फैक्टर 1 होता है, राइट। इसलिए बोला भी जाता है H3PO4 की बेसिसिटी कितनी होगी? 3 होगी, जबकि H3PO3 की बात करें तो वहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 2 होगा। और अगर हम H3PO2 की बात करें तो वहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 1 होगा, राइट। तो इस तरह से हम किसी भी एसिड के लिए देख पा रहे हैं कि उसकी वैलेंसी फैक्टर क्या होती है, राइट, कोई डाउट नहीं है। वैसे ही अगर हम बात करें एग्जाम्पल में कुछ बेस की, मान लो मैं ले लेता हूँ NaOH, राइट, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। सपोज दैट मैं ले ले रहा हूँ MgOH का होल ट्वाइस, या मैं ले रहा हूँ AlOH का होल थ्राइस। तो अगर इस तरह के एग्जाम्पल हैं तो पता है ये कितना OH डोनेट कर सकता है? 1 डोनेट कर सकता है, तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर 1 हो जाएगा। अमोनियम आयन भी कितना डोनेट करता है? NH4+ और OH- में टूटता है, राइट। तो NH4+ और OH- में टूटता है, तो अगेन यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहाँ देखिए वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? यहाँ की अगर हम वैलेंसी फैक्टर की बात करेंगे तो 2 होगा। और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए बात करें तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, राइट। तो आई होप कि तुम्हें ये समझ में आसानी से आया होगा कि हम लोग वैलेंसी फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर एसिड एंड बेस, राइट। अब हम लोग देखेंगे कुछ रेडॉक्स रिएक्शन होंगे। रेडॉक्स रिएक्शन के केस में हम लोग, ये देखिए नॉर्मली एसिड बेस टाइट्रेशन होता है, राइट। तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर काफ़ी आसान होता है अपने लिए कैलकुलेट करना। लेकिन जैसे ही कोई रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा होगा तो किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग वैलेंसी फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एक बार आप इसे लिखो, फिर हम लोग उस तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे हम फिर से वैलेंसी फैक्टर को कैलकुलेट करने वाले हैं। उसके साथ कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस भी हैं जो आपको एनसीईआरटी में मेंशन किए गए हैं, तो उसे भी हम लोग पैरेलली देखते हुए चलते हैं, राइट। तो देखिए जो सबसे पहला आपको रेडॉक्स रिएक्शन का टाइप होता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, राइट। ये आपने क्लास 10th में भी जो केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन है उसके अंदर पढ़ा होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है। तो उसका जो एक डिफरेंट प्रोस्पेक्ट है रेडॉक्स के टर्म में, हम उन सारे रिएक्शंस को उस टर्म में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बेसिक डिफिनेशन आपको पता है, दो छोटे छोटे स्पीसीज मिलकर क्या करते हैं, केमिकल स्पीसीज एक लार्जर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ पे अब हमें मान लो इसका वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना होगा। कार्बन फ्री स्टेट में है, यहाँ क्या होगा 0। ऑक्सीजन क्या है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा 0। यहाँ कार्बन की चेक करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होगा -2, और कार्बन की बात करेंगे तो ये क्या होगा +4, राइट। ये आपको निकालने आ जाता है। तो यहाँ देखिए कार्बन का वैलेंसी फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, वैलेंसी फैक्टर कार्बन का, तो यहाँ 0 है और यहाँ 4 है। कितने का चेंज हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया कार्बन ने, 4 इलेक्ट्रॉन, राइट। और यहाँ कार्बन भी कितना है, एक ही है, तो एक कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कार्बन भी एक ही है, तो दैट मीन्स कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ होगा, तो इसका 4, राइट। तो देखिए जब भी आपको वैलेंसी फैक्टर लिखना हो तो मैं शॉर्ट में यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है कि चेंज इन
ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम, क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल और आयंस। मॉलिक्यूल्स फॉर्म में हो सकता है, आयंस फॉर्म में हो सकता है, राइट। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम होता है। तो यहां देखिए कार्बन 0 है, 4 में चला गया, तो चेंज कितने का हुआ, 4 का, और एटम भी कितना 1 है, तो 4 इंटू 1 4 ही रह जाएगा, राइट। 4 इंटू 1 कर देंगे तो क्या रह जाएगा 4। O2 का अगर हमें वैलेंसी फैक्टर निकालना हो तो यहाँ देखिए 0 है और यहाँ पे कितना है -2 है, तो कितने का चेंज कितने का हुआ, 2 का चेंज हुआ। और यहाँ पे एटम भी देखिए कितना है, 2 है, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। क्लियर है। तो इस तरह से हमने देखा कि कार्बन का भी वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट कर लिया, ऑक्सीजन का भी कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे आप CO2 का चेक करोगे, राइट। तो CO2 में भी आप जब कैलकुलेट करोगे किसी भी एटम के लिए वैलेंसी फैक्टर, तो यहाँ देखिए कार्बन 4 है, तो इधर अब इसका रिवर्स आके चेक करेंगे, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 0 हो गया, कितना हो गया 0 हो गया, राइट। तो कितने का चेंज हुआ 4 का। और यहाँ देखिए कार्बन एटम कितना है 1 ही है, तो इसका भी वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 4, राइट। तो क्लियरली है कि इसमें सबका वैलेंसी फैक्टर क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला। अब हम इसमें आते हैं, यहाँ पे अगर हमें वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहला काम होगा ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना। मैग्नीशियम कितना होगा 0, नाइट्रोजन होमोएटॉमिक है 0 होगा। अब यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम का बताए थे जब भी कंबाइंड स्टेट में रहता है तो वो कितना रहता है +2, क्या रहता है, ग्रुप 2 है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो ऑलवेज +2 में रहेगा। तो मैग्नीशियम +2 है, तो 3 मैग्नीशियम है, तो कितना हो गया +6, और 2 नाइट्रोजन मिलके क्या होगा -6 होगा। तो आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा -3। नाइट्रोजन यहाँ पे क्या होगा -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, राइट। तो अब यहाँ देखिए वैलेंसी फैक्टर, यहाँ मैग्नीशियम 0 है, यहाँ पे कितना है +2, कितना है +2, तो कितने का चेंज हुआ 2 का। और मैग्नीशियम का यहाँ पे एटम भी कितना आपको दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2। मैग्नीशियम के लिए वैलेंसी फैक्टर 2। नाइट्रोजन के लिए अगर हम लोग वैलेंसी फैक्टर चेक करेंगे तो 0 है, यहाँ पे -3 है, तो कितने का चेंज हुआ 3 का चेंज हुआ। और एटम कितना 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6। क्लियरली है। तो इस तरह से हम लोग आसानी से फाइंड कर पा रहे हैं कि वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे अगर हम बात करें मैग्नीशियम का तो 2 होगा और नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, राइट। अगर यहाँ पे आप वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करना चाहो Mg3N2 का तो किसी को लेके चेक कर सकते हो। जैसे मैग्नीशियम +2 है, तो इधर आएंगे तो 0, कितने का चेंज है 2 का। और यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है 3 है, तो वैलेंसी फैक्टर 6। या फिर नाइट्रोजन के लिए भी आप कैलकुलेट करना चाहते हो, नाइट्रोजन की तरफ से भी, तो -3 है, इधर 0 है, तो कितने का चेंज आपको दिख रहा है 3 का चेंज दिख रहा है। और नाइट्रोजन का एटम कितना 2 है, तो ये भी कितना हो गया 6। तो इस तरह से हम लोग काफ़ी आसानी से वैलेंसी फैक्टर को कैलकुलेट कर पा रहे हैं, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब दूसरा रिएक्शन होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अब यहाँ से सेम तरीका फिर से वैलेंसी फैक्टर, अगर देखो डिकम्पोजिशन क्या होता है, जब बड़े मॉलिक्यूल्स टूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ जैसे देखो H2O टूटा है किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। KClO3 पोटेशियम क्लोराइड किसमें टूटा है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे अगर सबसे पहला ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें, हाइड्रोजन क्या होगा +1 में और ऑक्सीजन क्या होगा -2 में। यहाँ पे हाइड्रोजन 0 और यहाँ ऑक्सीजन भी क्या होगा 0। तो देखिए हाइड्रोजन में कितने का चेंज आया 1 का, राइट। हाइड्रोजन में कितने का चेंज आया है +1 से 0 गया है, तो 1 का चेंज आया है। और कितना हाइड्रोजन है 2 है, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 2, तो 2 हो जाएगा, राइट। आप ऑक्सीजन की तरफ से भी लिख सकते हो, -2 से 0 गया और ऑक्सीजन कितना है 1 ही है, तो यहाँ पे 2 ही हो जाएगा। अब हाइड्रोजन के लिए चेक करते हैं बैलेंसिंग फैक्टर, तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे +1 है, तो कितने का चेंज हुआ है 1 का। और यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो 1 इंटू 2, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे बैलेंसिंग फैक्टर चेक करोगे तो ऑक्सीजन देखो क्या है 0 है, राइट। ऑक्सीजन क्या है 0 है और इधर क्या है -2 है, तो कितने का चेंज हो 0 से -2 जाएंगे तो 2 का चेंज, और ऑक्सीजन कितना है 2 है। दैट मीन्स यहाँ पे बैलेंसिंग फैक्टर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4, राइट। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अब हम KClO3 पे आते हैं, राइट। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का आपको पता है, पोटेशियम का क्या होता है +1 होता है, इसको मैं निकालने नहीं सिखाऊंगा। पोटेशियम का क्या होता है +1 होता है, 3 ऑक्सीजन है तो -6 हो जाएगा, तो -6 और +1 तो +5। दैट मीन्स यहाँ पे क्लोरीन कितना होगा +5 में, ऑक्सीजन कितना होगा -2 में, और पोटेशियम कितने पे होगा +1 में। यहाँ देखिए क्लोरीन पोटेशियम तो ऑलवेज +1 रहता है, तो क्लोरीन क्या हो जाएगा -1।
क्लोरीन देखिए 5 से कितने में गया, -1 में गया। +5 से अगर कोई -1 में जाता है तो कितना का चेंज आएगा, 6 का। पहले 5 से 0 तक में 5 और फिर -1, तो टोटल 6 का चेंज आया है। और क्लोरीन कितना, एक ही है, तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, सिंपली 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, राइट। कोई डाउट इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल खुद से ट्राई करो तुम लोग। अगर यहाँ पे हम बात करें सपोज दैट KCl की, तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, देखो क्लोरीन क्या -1 में, इधर +5, तो कितने का चेंज हुआ है, 6 का। और क्लोरीन भी कितना, एक ही है, यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन के लिए चेक करें तो इधर 0 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 होगा ऑक्सीजन का, और इधर -2 है, तो कितने का चेंज आ रहा है, ध्यान से देखो, 0 से -2, कितने का चेंज आ रहा है, 0 से -2, 2 का चेंज। अगर 2 का चेंज आ रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन देखो कितना है, देखो ये बैलेंस करने की जरूरत नहीं, बोलो ना, मैंने पहले ही बताया था, इसमें रिएक्शन के बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जैसे आप O2 देखोगे तो राइट, O2 में कितना है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, और चेंज कितने का हो, 2 का चेंज हो, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, राइट। तो आसानी से हम लोग वैलेंसी फैक्टर निकाल पा रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, राइट, किसकी बात करेंगे, ZnSO4 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव होते हैं वो लेस रिएक्टिव को क्या करता है, अपने जगह से खिसका देता है। तो फिर से यहाँ देखते हैं, कॉपर क्या होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे जिंक 0, यहाँ पे जिंक की बात करेंगे तो ये +2 होगा, और यहाँ पे कॉपर क्या होगा, 0 होगा, राइट। तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर आप काफी आसानी से निकाल सकते हो, +2 से कॉपर 0 गया है, और कितना कॉपर है, एक ही है, तो वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा। सिमिलरली जिंक के लिए भी अगर आप वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करना चाहो तो जिंक यहाँ 0 है, यहाँ से +2 है, कितने का चेंज हुआ, 2 का चेंज, और कितना जिंक है, एक ही है, तो यहाँ पे भी वैलेंसी फैक्टर क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा, एंड सो ऑन आप देख सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे आ जाए हम वैलेंसी फैक्टर क्रोमियम की, तो क्रोमियम को जब चेक करोगे, ध्यान से देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2x - 6 = 0, 2 क्रोमियम है तो 2x, 3 ऑक्सीजन है तो -6 = 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, +3। मतलब क्रोमियम यहाँ पे +3 में है, ऑक्सीजन -2 में है, और एल्युमिनियम क्या है, 0 है, राइट। तो फिर से यहाँ जब चेक करोगे तो सेम तरह से यहाँ एल्युमिनियम +3 में आएगा, ऑक्सीजन अगेन -2 में ही रह गया है, और क्रोमियम क्या आ गया, 0 पे। तो यहाँ पे इसका अगर हमें वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करना हो तो देखिए, क्रोमियम +3 से कहाँ गया है, 0 गया है, क्या +3 से कहाँ गया है, 0 गया है, तो कितने का चेंज हुआ, 3 का, और क्रोमियम कितना है, 2, तो वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा, 6। सो ऑन यहाँ पे अगर आप चेक करना चाहो वैलेंसी फैक्टर, तो एल्युमिनियम 0 है, +3 में गया, 3 का चेंज आया, और एक ही एल्युमिनियम है तो 3 ही हो जाएगा। यहाँ पे सिमिलरली वैलेंसी फैक्टर चेक करोगे, +3 से 0, 3 का चेंज, और 2 एल्युमिनियम है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करना चाहो तो क्रोमियम यहाँ पे क्या है, 0, और यहाँ पे क्या है, +3, तो कितने का चेंज हुआ है, 3 का चेंज हुआ है। तो अगर 3 का चेंज हुआ और क्रोमियम कितना, एक ही है, तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा, 3। कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अगर यहाँ पे सोडियम की बात करेंगे तो ये कितने पे, 0 पे है, हाइड्रोजन +1 में और ऑक्सीजन -2 में। यहाँ चेक करोगे तो सोडियम +1 में, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, और ये हाइड्रोजन क्या है, 0 है, राइट। तो अब यहाँ ध्यान से देखते हैं, अगर हमें सोडियम का वैलेंसी फैक्टर निकालना हो तो 0 से +1 कितने का चेंज हुआ, 1 का, और कितना सोडियम है, 1 है, तो वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे 1 रह जाएगा। कोई डाउट। अगर H2O के लिए चेक करें तो ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन -2 है, यहाँ पे ये क्या है, फिर से ध्यान से देखो, ऑक्सीजन -2 है, ऑक्सीजन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन के लिए अगर हम चेक करें तो वैलेंसी फैक्टर हाइड्रोजन का क्या, +1, और यहाँ पे 0, तो कितने का चेंज हुआ है, ध्यान से देखो, कितने का चेंज हुआ है, 1 का। हाइड्रोजन +1 से 0 गया है तो 1 का चेंज हुआ है, और ध्यान से देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है तो 1 × 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए, राइट, क्लियर है। अब आते हैं अपने डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में। देखिए डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होता है, मैं बताता हूँ। एक ही एटम है जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों में जाता है। जैसे ये क्या होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -1। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन क्या है, -2 है, और यहाँ पे 0 है, तो दैट मीन्स ये -1 से -2 में भी गया और -1 से 0 में भी गया, राइट।
तो मतलब 2 ऑक्सीजन में एक -2 में चला गया और एक 0, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, राइट। तो अब इस केस में अगर हमें वैलेंसी फैक्टर लिखनी हो तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा? -1 से -2, तो कितने का चेंज? 1 का, और कितना ऑक्सीजन है? 2 है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा? वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पे चेक करेंगे वैलेंसी फैक्टर, आगे का आप खुद निकाल सकते हो। -2 है तो -1 हो गया, तो कितने का चेंज हुआ? 1 का, और ऑक्सीजन कितना है? एक ही है, तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर 1 हो जाएगा। यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर चेक करोगे तो ये 0 है और इधर ऑक्सीजन क्या है? -1 है, तो कितने का चेंज हुआ? फिर से बताओ, 1 का, 0 से -1 गया तो 1 का चेंज, और यहाँ ऑक्सीजन कितना? 2 है, तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, राइट। सिमिलरली क्लोरीन का चेक करोगे, यहाँ पे क्लोरीन देखो क्या है? 0 है, यहाँ पे चेक करोगे तो क्लोरीन +1 है और यहाँ पे -1 है, तो देखने कि सेम क्लोरीन प्लस में भी चला गया और माइनस में भी चला गया, राइट। तो इस केस में ये डिस्प्रपोर्शनेट कर रहा है, तो फिर से चेक कीजिए, 0 से +1 कितने का चेंज? 1 का चेंज, और कितना क्लोरीन है? 2 है, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, राइट। एंड सो ऑन कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलरली अपने पास ClO- है, तो यहाँ पे ये कितना है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे ये क्या? -1 में है, और यहाँ पे अगर हम ClO3- की बात करें तो यहाँ पे क्लोरीन जो है आपका क्या हो जाएगा? ध्यान से देख लीजिए, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे क्लोरीन कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको मिलेगा? +5 में, तो यहाँ पे क्लोरीन आपका +5 है, यहाँ क्लोरीन -1 है, और यहाँ देखिए क्लोरीन कितने पे है? +1 पे। तो देखिए +1 से +5 में चला गया, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन भी हुआ, और +1 से -1 में भी चला गया, राइट। तो कितना हो जाएगा? चेंज। तो अब यहाँ पे अगर हमें वैलेंसी फैक्टर निकालनी हो तो +1 से +5 कितने का चेंज हुआ? 4 का, राइट। तो हम इस तरह से अगर इधर से अगर देखें इसका वैलेंसी फैक्टर तो क्या होगा? +5 से +1 4 का चेंज, और कितना क्लोरीन है? एक ही है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? वैलेंसी फैक्टर 4। यहाँ पे अगर आप वैलेंसी फैक्टर निकालना चाहो तो देखो क्लोरीन क्या? -1 है, क्या है? -1 है, और यहाँ पे क्या? +1 है, तो कितने का चेंज हुआ? 2 का, और यहाँ पे क्लोरीन कितना? एक ही है, तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से वैलेंसी फैक्टर को फाइंड कर सकते हो। और यहाँ पे चेक करो, क्लोरीन क्या है? यहाँ पे +1 है, -1 है, कितने का चेंज हुआ? 2 का, और यहाँ क्लोरीन भी कितना है? ध्यान से देखो, यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 2 है, क्लोरीन कितना है? 2 है, 1 है, राइट। तो यहाँ पे भी चेंज कितना होगा? 2। तो इस तरह से हम आसानी से फाइंड कर पाते हैं कि अपना ऑक्सीडेशन स्टेट अगर पता हो तो वैलेंसी फैक्टर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और एक बार जब हमें वैलेंसी फैक्टर पता चल जाए तो देखिए उस रिएक्शन को हम लोग बैलेंस भी काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो अब मैं उस रिएक्शन को एक बार आपको बैलेंस करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे सबका वैलेंसी फैक्टर क्या है? 4 है, कार्बन का भी 4 है, इसका भी 4 है, राइट। तो अगर दोनों सेम है तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार रिएक्शन देखिए आपका ऑलरेडी बैलेंस स्टेट में मिलेगा, राइट। तो दैट मीन्स दोनों का क्या है? सेम है। अब दूसरा रिएक्शन देखते हैं, यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर 2 है और यहाँ पे 6 है, तो बस क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं, इसके वैलेंसी फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई, राइट। तो ये कितने से हो जाएगा? 6 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, राइट। ये कितने से मल्टीप्लाइड हो जाएगा? 6 से। और यहाँ पे देखिए वैलेंसी फैक्टर 2 है तो इसको किससे करो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तब 6 मैग्नीशियम हो गया, तो इसको यहाँ क्या करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा, राइट। तो देखो नाइट्रोजन ऑलरेडी बैलेंस हो चुका होगा, नाइट्रोजन ऑलरेडी बैलेंस्ड हो चुका होगा, राइट। सिमिलरली इस केस में आते हैं तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन क्या है, इसकी बात करेंगे तो आप देखिए इस तरह से करने की जरूरत नहीं, हम इधर से देख लेते हैं। यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर 2 है और यहाँ पे क्या है? 4 है। दैट मीन्स इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना होगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई, जस्ट एक्सचेंज करके मल्टीप्लाई कर देता है। तो अब देखो ऑलरेडी आपको पता है कि यहाँ 4 कितना हो चुका है? 8 हाइड्रोजन। तो अब ऑलरेडी खुद कर लो, सारा कुछ ऑलरेडी बैलेंस स्टेट में आपको मिलेगा। सिमिलरली KClO3 में देखते हैं, यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर 6 है, यहाँ पे 4 है, तो क्या करेंगे? इसको 6 से मल्टीप्लाई और इसको 4 से मल्टीप्लाई, तो KCl कितना हो गया? 4K हो गया, तो यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। आप आसानी से देख सकते हो कि काफ़ी आसानी से आपका रिएक्शन क्या हो रहा है? बैलेंस हो रहा है। यहाँ पे दोनों जगह वैलेंसी फैक्टर सेम है तो किसी से भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इस केस में आके देखते हैं, यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर 6 है, यहाँ पे 3 है, दैट मीन्स इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना होगा? 3 से, और इसको 6 से। तो अब आपको पता है ऑलरेडी, अब क्या करेंगे? 6 एल्युमिनियम हो गया है तो 3 एल्युमिनियम कर देंगे, और यहाँ कितना? 6 क्रोमियम है तो 6 क्रोमियम कर देंगे, राइट। तो देख रहे हैं रिएक्शन आपको फटाफट बैलेंस हो रहा है। यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या करेंगे? इसको 2 से और इसको 1 से, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, अब 2 सोडियम है
तो आप खुद यहाँ पे 2 कर दो और ओवरऑल रिएक्शन को आप ध्यान से देखो, वो क्या होगा, कंप्लीटली आपको बैलेंस्ड होगा। तो हाइड्रोजन को ध्यान देखना है, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, राइट। या यहाँ भी देखते हो ये 1 है, ये 2 है, राइट। तो जब हमने क्या किया, इसके 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसके 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखिए, अब आपके पास जो अनबैलेंस चीजें रह गई उसको अब यहाँ से बैलेंस कर सकते हैं। हाइड्रोजन कितना होगा, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे 4 है, राइट। दैट मीन्स इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना होगा, 2 से। तो क्लियर है, आपका पूरा रिएक्शन बैलेंस दिख रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए बैलेंसिंग फैक्टर कितना हुआ है, 1 और यहाँ पे 2। तो बस फिर से वही काम करना है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 करने की जरूरत नहीं है। तब जब ध्यान से देखोगे ऑक्सीजन 4 है, दैट मीन्स इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे बैलेंसिंग फैक्टर आपका कितना चेक, अगर इसकी हम बात करेंगे बैलेंसिंग फैक्टर की, राइट। तो यहाँ इसका मैं निकाल लेता हूँ, +1 से ये क्या है, 0 है। तो कितने का चेंज है, 1 का, और कितना क्लोरीन है, तो 1 ही है। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फैक्टर 1 है, राइट। और यहाँ पे भी अगर आप बैलेंसिंग फैक्टर -1 से 0 है, राइट। तो इस रिएक्शन को ध्यान से देखोगे तो ये ऑलरेडी बैलेंस होगा। रही बात एक H+ की, तो आप यहाँ पे H+ अलग से ऐड कर सकते हो, जो कि HCl के फॉर्म में जनरेट होगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पे बैलेंसिंग फैक्टर 2 है, यहाँ पे 4 है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से, और इसको किससे, 2 से। तो अब क्लोरीन आपका देख लीजिए कितना हो गया, 4 और 2 यहाँ पे 6। तो आप 6 येलो माइनस कर दो। ऑक्सीजन देखो ऑलरेडी बैलेंस हो चुका होगा, 3 दूना 6 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन, राइट। तो यहाँ पे हम देखते क्या है कि कोई रिएक्शन सपोज दैट A+ B मिलके क्या बना रहा है, C+D। मान लो इसका बैलेंसिंग फैक्टर की अगर हम बात करें तो मान लीजिए ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है और ये V4। अगर आपको बैलेंसिंग फैक्टर पता हो तो आप क्या करोगे, इसको V2 से, इसको V1 से, सिमिलरली इसको V4 से और इसको V3 से, बस एक्सचेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रिएक्शन आपका ऑलरेडी बैलेंस स्टेट में आ जाता है, राइट। तो हमने देखा कि रेडॉक्स मेथड से हम लोग किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को ऑक्सीडेशन स्टेट के मेथड से अगर हमें बैलेंसिंग फैक्टर पता चल जाए तो आसानी से उस रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हैं और बैलेंसिंग फैक्टर भी निकाल सकते हैं। अगर बैलेंसिंग फैक्टर निकल जाए अपना तो आसानी से हम आगे चीज़ों को समझ सकते हैं, राइट। तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप इसे एक बार नोट कर लो अच्छे से।